पिछले सीजन की एंडिंग में दुनिया को बचाने के बाद अम्ब्रेला एकेडमी अल्टरनेट टाइमलाइन में चले आए। ये लोग जब 1963 में सर रेजिनल्ड से मिले थे तब उसने डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में वो इनके बजाय दूसरे गिफ्टेड बच्चों को गोद ले लेगा, सिर्फ बेन को छोड़ के, क्योंकि ये तब बेन से नहीं मिला था। ओपनिंग सीन में हमने ऑल्टरनेट बेन को ट्रेन में जन्म लेते देखा। बेन की टीनेज मदर कुछ स्पेशल पार्टिकल्स के बॉडी में जाते ही प्रेग्नेंट हो गई। ये पार्टिकल्स बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसा कि रीजनल ने रिलीज किए थे, यानी कि शायद सारे स्पेशल बच्चों के जन्म के पीछे रेजिनल का ही हाथ है। इन पार्टिकल्स का सीजन 3 के एंडिंग में बहुत ही बड़ा कनेक्शन दिखाया जाता है। इस अल्टरनेट टाइमलाइन में अम्ब्रेला एकेडमी के बजाय स्पैरो एकेडमी थी, जिनमें शामिल थे मार्कस एज नंबर 1, बेन एज नंबर 2 जो कि जिंदा है, फे एज नंबर 3, अल्फोंसो एज नंबर 4, स्लोन एज नंबर 5, जेमी एज नंबर 6 और ये उड़ने वाला क्यू क्रिस्टोफर एज नंबर 7। और बाय द वे, इस टाइमलाइन में बेन के साथ साथ रेजिनल्ड भी जिंदा है। लेकिन अम्ब्रेला एकेडमी को टाइमलाइन चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनका घर वापस चाहिए। ये घर की पोजीशन को लेकर अम्ब्रेलाज और स्पैरोज के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चलती है, जिसमें स्पैरोज हमारे हीरोज पर भारी पड़ने लगे। अपनी टीम को बुरी तरह से हारता देख वानिया ने उसके खतरनाक पावर्स यूज किए और स्पैरोज को अड़ाकर अपनी टीम के साथ बाहर भाग गई। अपने ही घर में दूसरों से बुरी तरह पिटने के बाद अम्ब्रेला एकेडमी ने होटल ऑब्सीडियन में पनाह ली, लेकिन जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में ये उनके टाइम ट्रेवलिंग सूटकेस वहीं पर भूल आए। अम्ब्रेला एकेडमी के अचानक से टाइमलाइन में आने की वजह से घर के बेसमेंट में एनर्जी बॉल गूगल ब्लिट्स बनने लगा। गूगल ब्लिट्स यानी कि सिंपल भाषा में ब्लैक होल अल्ट्रा प्रो मैच, जो धीरे धीरे दुनिया के साथ साथ सारे यूनिवर्स को भी खा जाएगा। पैरों के साथ साथ अमन कायम करने वानिया सीक्रेटली उनके लीडर यानी कि नंबर 1 से मिलने चली गई। वानिया ने नंबर 1 को बताया कि इन्हें वो टाइम ट्रेवलिंग सूट केस वापस मिलते ही वो चुपचाप इस टाइमलाइन से निकल जाएंगे। अगर नंबर 1 ने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वानिया सारी मीडिया के सामने अकेले उनकी टीम की बैंड बजा देगी। स्पैरोज ऑलरेडी वानिया की पावर को देखकर थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन नंबर 1 ये नहीं जानता था कि फे और बेन कौवे बेचकर चुपके से इनकी बातें सुन रहे थे। अम्ब्रेला एकेडमी के पीछे पीछे यहाँ लाइला भी चली आई। इसने डिएगो को बताया कि उसके जाने के बाद लाइला को बच्चा हो गया। फिर लाइला इस बड़े से बच्चे स्टैनली को डिएगो के हवाले करके वहां से चली गई। नंबर 1 इस सूटकेस को ढूंढते हुए घर के बेसमेंट में चला गया, जहाँ इनकी मेड रोबो ग्रेस गूगल ब्लिट्स की पूजा कर रही थी। इस एनर्जी बॉल के पावर देखकर ग्रेस ने उसे भगवान समझ लिया। नंबर 1 के गूगल ब्लिट्स को छूते ही उसमें से एक जबरदस्त एनर्जी वेव रिलीज हुई। वो एनर्जी वेव और नंबर 1 के साथ साथ होटल ऑब्सीडियन के रिसेप्शनिस्ट डॉग को भी निकल गई। फिर हमने देखा कि लेस्टर पॉकेट नामी एक बंदा अजीब से ऑडियो टेप सुनते हुए कहीं जा रहा था। नंबर 1 के अचानक से गायब होते ही बेन को लगा कि शायद अम्ब्रेला एकेडमी ने उससे किडनैप कर लिया है, तो उसका बदला लेने स्पैरो एकेडमी ने लूथर को किडनैप कर लिया। लूथर स्पैरो एकेडमी के ट्रेनिंग सेंटर वगैरह देखकर काफ़ी इंप्रेस था। नंबर 1 के वापस आने तक वो यहाँ पर आज़ादी से रह सकता है। इधर आने के कुछ देर बाद ही लूथर और स्लोन एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। वानिया को पब्लिक रिकॉर्ड से पता चला कि 1989 में सीसी की मौत हो गई। फिर सीसी की यादों से इंस्पायर्ड होकर वानिया को एक फाइनली उसकी असली सेक्सुअलिटी समझ में आ गई कि वो वानिया नहीं विक्टर है। रियल लाइफ में भी एलन पेज अब एलियट पेज है। विक्टर ने फौरन जाकर ये बात अपने सिबलिंग्स को बताई। ऑब्वियसली उन्हें विक्टर के ट्रांसजेंडर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो उल्टा विक्टर के लिए खुश थे। विक्टर के समझाने के बाद एलिसेंट अपने बेटे से मिलने वापस घर चली गई। घर पहुंचते ही एलिसन को पता चला कि इस नई टाइमलाइन में उसकी बेटी क्लियर का कोई वजूद नहीं। ये देखकर एलिसन का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। क्लोस ने किसी तरह अपनी माँ का नाम ढूंढ लिया था। क्लोस को किसी तरह भी अपनी माँ से मिलना था। इसके बहुत जिद करने के बाद नंबर 5 भी क्लाउस के साथ उसकी माँ को ढूंढने चला गया, जहाँ उन्हें एक दहला देने वाली न्यूज़ पता चली। सरप्राइजिंगली इस टाइमलाइन में अम्ब्रेला एकेडमी के मेंबर्स की सारी माएँ उन्हें जन्म देने से पहले ही मर गई थी। यानी इस टाइमलाइन में अम्ब्रेला एकेडमी के अचानक से आने से इन्होंने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ट्रिगर कर दिया। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक फेमस टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं। बेसिकली अगर मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाऊं और मेरे पैदा होने से पहले मेरे दादाजी को मार दूं तो क्या होगा? दादाजी मर गए तो मेरा वजूद नहीं होना चाहिए, बट अगर मैं पैदा नहीं हुआ तो फिर टाइम ट्रैवल करके दद्दू को मारा किसने? यही है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इनकी सिचुएशन में दादाजी की जगह मम्मी है। डिएगो स्टैन के कांड की दवाई लाने उससे जनरल स्टोर ले गया, जहां उनकी मुलाकात नंबर 4 और नंबर 6 से हुई। 4 और 6 के साथ टाइमलेस लड़ाई के वक्त स्टैन और डिएगो एक दूसरे के दोस्त बन गए। लूथर से परेशान होकर आखिरकार स्पैरो एकेडमी ने उसे छोड़ दिया।
बट जाने से पहले स्लोन लूथर को अपने रूम में खींच लाई। लाइला की टाइम ट्रैवलिंग सूटकेस इस टाइमलाइन में काम नहीं कर रही थी, तो उसने फे के पावर्स को यूज करके स्पैरो अकेडमी में से 5 की सूटकेस चुरा ली। गूगल बिट से निकले एनर्जी वेव्स धीरे धीरे इंसानों को भी निकलने लग गए। अपनी फैमिली को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के खतरे समझाने के बाद 5 की मुलाकात लाइला से हुई। 5 ये देखकर हैरान रह गया कि इस टाइमलाइन में इन दोनों की टाइम ट्रैवलिंग सूटकेस काम नहीं कर रहे। दोनों सूटकेस का एक साथ खराब होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। शायद ये भी द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के साइड इफेक्ट्स में से एक है। लूथर के लौटने के बाद एलिसेंट और विक्टर स्पैरो अकेडमी से डील करने के लिए चले गए। मौके का फायदा उठाकर एलिसेंट ने बेन से झूठ कहा कि हाँ, उन्होंने वाकई में नंबर 1 को किडनैप कर लिया। सूटकेस मिलते ही वो नंबर 1 को छोड़ दे गए। सूटकेस के बारे में कोई आइडिया नहीं होने के बावजूद भी बेन ने ये शर्त मान ली। दोनों ही पार्टीज अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ सफेद झूठ बोल रहे थे। एलिसन का ये नया रूप देखकर विक्टर थोड़ा परेशान था। क्लोज चुपके से रेजिनल से मिलने चला गया। रेजिनल्ड को भी इनकी मॉम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं। फिर क्लोज को पता चला कि स्पैरोज रेजिनल्ड को दवाइयाँ खिलाकर कमजोर बना रहे थे। रेजिनल्ड को ये सॉफ्ट रूप देखकर क्लाउस को उस पर दया आई। फिर क्लाउस ने रेजी को दवाइयाँ को अवॉइड करने की स्पेशल ट्रिक सिखाई। पैसलोस के बाकी मेंबर्स को भी बेसमेंट में बने गूगल ब्लिट के बारे में पता चला। वो समझ गए कि शायद इसी ने नंबर 1 को निगल लिया होगा, क्योंकि ये गूगल ब्लिट भी अम्ब्रेला अकेडमी के आने के बाद ही बना था। यानी नंबर 1 की मौत की वजह यही है। फिर ग्वेन के कहने पर सारे अम्ब्रेला अकेडमी से लड़ने होटल ऑब्सीडियन चले गए। बेसिकली स्पैरोज यहाँ अम्ब्रेला अकेडमी के मेंबर्स को मारने आए थे और शायद मार भी देते, लेकिन एन मोमेंट पर लेस्टर ने उन्हें बचा लिया। लेस्टर की बॉडी से निकले एनर्जी ब्लास्ट ने नंबर 4 और नंबर 6 को मार दिया। ये देखकर बाकी वहाँ से भाग निकले, बट बेचारी स्लोन पकड़ी गई। विक्टर ने लेस्टर को देखते ही पहचान लिया कि ये तो सीसी का बेटा हार्लन कूपर है, वही बच्चा जिसकी जान बचाने की खातिर विक्टर ने उससे अपनी पावर्स दे दिए थे। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि हार्लन के अनकंट्रोलेबल पावर्स की वजह से सीसी का जीना मुश्किल हो गया था। इन्हें हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता। 1989 में सीसी ने किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। सीसी के मरने के बाद हार्लन ने कंट्रोल खोकर जबरदस्त एनर्जी रिलीज की है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्लोन से सूटकेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने एलिसन उसे टॉर्चर करने लगी, बट कोई फायदा नहीं था। स्लोन को किसी सूटकेस के बारे में कुछ नहीं पता। खुद को खुश करने के लिए एलिसन ने आई हैड द र्यूमर वाली ट्रिक खुद पर भी आजमा ली, बट देख के लग नहीं रहा था कि कोई फायदा हुआ होगा। अपने अंदर का गुस्सा शांत करने एलिसन डिएगो के साथ एक रेसिस्ट क्लब चली गई और वहां जाकर कुछ रेसिस्ट बंदों को कूट दिया। पैरोस के समझौता करने विक्टर और लूथर स्लोन को वापस उनके हवाले करने चले गए, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। बेन को स्लोन के साथ साथ हार्लन भी चाहिए ताकि वो अपने सिबलिंग की मौत का बदला ले सके। 5 और लाइला किसी तरह सूटकेस को सुपरचार्ज करके तक कमीशन पहुंच गए। कमीशन की पूरी बैंड बच चुकी थी। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बना गूगल प्लेट्स धीरे धीरे सारी यूनिवर्स को खाया जा रहा था। हेडक्वार्टर्स में घूमते घूमते 5 और लाइला ने कमीशन के फाउंडर को ढूंढ लिया। सरप्राइजिंगली 5 ने ही कमीशन की बुनियाद रखी थी, या फिर कहो 5 के ओल्डर वर्जन ने। ये बुढ़ाऊ 100 के पार लग रहा था। इन्हें मिलने के कुछ देर बाद ही बूढ़े 5 ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले इसने प्रेजेंट 5 को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से दुनिया को बचाने की कोशिश मत करना। डोंट सेव द वर्ल्ड। ये जाते जाते ओब्लिवियन के बारे में भी कोई बात कर रहा था। इस बुढ़ाऊ 5 का एक हाथ कटा हुआ था और उसकी छाती पर अजीब सा टैटू बना था। 5 फौरन चाकू निकाल कर उस टैटू को निकालने लगा। होटल ऑब्सीडियन में क्लाउस को एक सीक्रेट रूम मिला जिसकी दीवार में व्हाइट बुफालो का सेल लगा था। ये देखकर क्लाउस को रेजिनल के ऑफिस में लगी व्हाइट बुफालो की पेंटिंग याद आई। इधर स्पीयर गन से खेलते वक्त स्टैन ने एक्सीडेंटली क्लाउस को मार दिया। विक्टर को ढूंढते वक्त हार्लन को रूम में कुछ औरतों की फोटोज मिली। ये अम्ब्रेला अकेडमी मेंबर्स की माएँ थीं जो 1989 में मारी गईं। हार्लन फौरन से इन फोटोज को उठाकर विक्टर के पास ले गया। सीसी के मरने के बाद वाला इंसिडेंट याद है जब हार्लन ने कंट्रोल खोकर जबरदस्त एनर्जी रिलीज की थी। तब हार्लन विक्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विक्टर उनसे वादा करने के बावजूद भी उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। विक्टर को ढूंढते वक्त हार्लन एक्सीडेंटली इनकी मदर्स के साथ कनेक्ट हो गया अगेन, बेन की माँ को छोड़कर। बट वेट, कहीं हार्लन के इस कनेक्शन की वजह भी रेजिनल के वो स्पेशल पार्टिकल्स की वजह तो नहीं? जो भी हो, हार्लन उसके पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और कम्युनिकेट करने के बजाय उसने सबको मार दिया। हार्लन ने ही इनकी मदर्स को मारकर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को ट्रिगर किया था। क्लोज की आंख खुलने पर उसने देखा कि वो बर्गर ट्री या आफ्टर लाइफ में पहुंच गया। यहीं पर क्लोज की मुलाकात उसकी लेट मदर से हुई। उसने क्लोज को समझाया कि वो उसकी मौत की वजह ढूंढने के बजाय किसी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करे। क्लोज की माँ ने उसे बताया कि वो अब तक 56 बार मर चुका है। यही क्लोज की सुपर पावर्स हैं। वो प्रैक्टिकली अमर है।
फाइव और लाइला वन वे टिकट निकाल कर किसी तरह वापस इस टाइमलाइन में आ गए। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि सूटकेस तो इनके पास है। फाइव ने सबको बुरी खबर सुनाई कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बना वो गूगल ब्लिट्स जल्द ही सारी यूनिवर्स को तबाह कर देगा। स्टैन का पीछा करते करते डिएगो को पता चला कि उसने एक्सीडेंटली क्लॉस को मार दिया। वो चुपके से क्लॉस की बॉडी को निपटाने में लगा हुआ था। स्टैन का रोना धोना देखकर डिएगो भी उसके साथ मिलकर क्लॉस की बॉडी को ठिकाने लगाने लगा, बट तब भी क्लॉस की आत्मा फिर से उसके शरीर में आ गई। डिएगो का ये फादरली रूप देखकर लाइला फिर से उसके प्यार में पड़ गई। लूथर स्लोन के साथ डेट पर जाने की तैयारी में था, बट तभी जेलस एलिसन ने लूथर पर अपना जादू चला दिया और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगी। लूथर किसी तरह एलिसन से पीछा छुड़ा के स्लोन के पास चला गया। सब ने डिसाइड किया कि इन्हें अपना सारा फोकस गूगल प्लेट्स पर लगाना चाहिए। रेजिनल्स के साथ चली मीटिंग के वक्त क्लॉस ने बेसमेंट में किसी एनर्जी बॉल को देखा था। फाइव समझ गया कि वही गूगल प्लेट्स है, यानी कि इस काम में उन्हें स्पैरोज की भी मदद लगेगी, तो उनसे हाथ मिलाने के लिए इन्हें हार्लन को स्पैरो के हवाले करना होगा। ये सुनकर विक्टर ने एलिसन की मदद से हार्लन को भगा दिया। फाइव वो टैटू काट कर अपने साथ लेकर आया था। क्लॉस ने वो टैटू देखते ही पहचान लिया कि ये सिंबल तो मदर ऑफ एग्नी बाइकर गैंग का है। फिर फाइव उस पहेली का हल ढूंढने मदर ऑफ एग्नी के क्लब चला गया, जहां उसकी मुलाकात टैटू आर्टिस्ट पोगो से हुई। एपिसोड 6 की शुरुआत हुई एक फ्लैशबैक सीन से। इस टाइमलाइन के पोगो को रेजिनल्ड के एक्सट्रीम ट्रेनिंग के तरीके ज़रा भी पसंद नहीं थे। रेजिनल्ड स्पैरो अकेडमी के मेंबर्स को इंसानों की जगह हथियारों की तरह ट्रीट करता था। बस इसी बात को लेकर पोगो रेजिनल्ड के बीच झगड़ा हो गया और उसने स्पैरो अकेडमी छोड़ दी। जाने से पहले पोगो ने नंबर 1 को ये दवाइयाँ थमा दी, जिसकी मदद से वो रेजिनल्ड को कंट्रोल में कर सकते थे। प्रेजेंट में डिएगो और लाइला टैन को ढूंढते ढूंढते वाइट बफेलो रूम पहुंच गए। तभी डिएगो की नज़र दीवार पर बने टनल पर गई। इन्हें लगा कि स्टैन पक्का इसी टनल के उस पार गया होगा। फिर ये दोनों भी टनल के जरिए रूम के दूसरी साइड पहुंच गए। टनल के दूसरी साइड किसी तरह का पॉकेट डायमेंशन या अल्टरनेट होटल बना था। टनल के एक साइड होटल ऑब्सीडियन तो दूसरी साइड होटल ओब्लिवियन। लूथर को बार बार स्लोन से मिलने आता देख बेन ने ऑफिशियली उससे स्पैरो अकेडमी ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। फाइव पोगो का पीछा करते करते उसके टेलर के पास पहुंचा। पोगो ने फाइव को बताया कि टैटू पर बना ये दूसरा सिंबल रेजिनल्ड के सीक्रेट प्रोजेक्ट ओब्लिवियन का है। प्रोजेक्ट ओब्लिवियन ने रेजिनल्ड को एकदम पागल बना दिया था। ये नाम सुनते ही फाइव को क्लिक हुआ कि उसके बूढ़े वर्जन ने भी मरने से पहले यही नाम लिया था। फिर टाइम लूप को कंप्लीट करने इस फाइव ने भी अपनी छाती पर वो टैटू बनवा लिया। विक्टर अपनी फैमिली से दूर हार्लन के पास उसकी पावर्स वापस लेने का रास्ता ढूंढ रहा था। हार्लन के पास अपनी पावर्स वापस देने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बट उसमें काफ़ी खतरा है। एलिसन के बहुत समझाने के बावजूद भी विक्टर ने रुकने से मना कर दिया। हार्लन को रोकने की कोशिश में शायद यहाँ एलिसन की बॉडी में भी उसके थोड़े पावर्स चले गए। क्लॉस को आफ्टर लाइफ से पता चला कि बचपन में रेजिनल्ड ने उससे बार बार उसकी जान ली थी। रेजिनल्ड क्लॉस के अमर होने के पावर चेक करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। क्लॉस इस बात को क्लियर करने अल्टरनेट टाइमलाइन वाले रेजिनल्ड से मिलने चला गया, जो दवाइयों का इग्नोर करने के बाद अब फिर से सिर्फ फिलहाल रेजिनल्ड बन गया था। क्लॉस को जवाब देने के बजाय रेजिनल्ड ने उससे शॉक देकर मार दिया और अपने पिछले टाइमलाइन वाले एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किए। टनल के उस पार पहुंचते ही लाइला ने डिएगो को बॉम्ब न्यूज दी कि स्टैन उसका बेटा नहीं है। वो तो अपने दोस्त डर्टी के बच्चे को यहाँ घुमाने लाई थी। डिएगो के फादर स्किल चेक करने उसने जानबूझकर ये प्रैंक किया। अल्टरनेट होटल में चलते चलते इन्होंने रिसेप्शन पर रखी बेल बजाई। बेल के बजाते ही होटल के गार्डियंस ने दोनों पर हमला कर दिया। हमले में डिएगो की 2 उंगलियां कट गईं। ये दोनों किसी तरह यहाँ से अपनी जान बचाकर टनल से बाहर आ गए। बाहर आते ही इन्होंने देखा कि स्टैन तो कभी अंदर गया ही नहीं था, लेकिन तभी दोनों की आंखों के सामने गूगल बिल्स की वेव ने स्टैन को कटक लिया। उधर विक्टर हार्लन से अपने पावर्स लेने में कामयाब हो गया, पर इसके चलते विक्टर बुरी तरह से थक चुका था। हार्लन नहीं जानता था कि विक्टर ने उसका सर अपनी फैमिली से छुपाए रखा था। फिर हार्लन ने एलिसन से कहा कि इसी ने एक्सीडेंटली ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ट्रिगर किया है। ये सुनते ही एलिसन की चटक गई। गुस्सैल एलिसन ने हार्लन को मारकर उसकी बॉडी स्पैरोज के हवाले कर दी। अब इसने सही किया या गलत वो अलग बात है। फ्लैशबैक में हमें बताया गया कि हैंडलर की मौत के बाद लाइला को उसकी मां की सच्चाई पता चली। फिर लाइला कमीशन से टेलीपोर्ट होकर 1989 के वेस्ट बर्लिन चली गई। तब बर्लिन वॉल वाला इंसिडेंट हुआ। हैंडलर ने इस वॉल के अंदर टाइम ट्रैवलिंग सूटकेस छुपा के रखी थी। यहीं पर लाइला की मुलाकात डर्टी से हुई। डर्टी हफ्ता भर के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ रॉक बैंड टूर पर गई हुई थी। टैन को अकेला देखकर लाइला उससे अपने साथ डिएगो के साथ मिलवाने ले आई। प्रेजेंट में हमें दिखाया गया कि एलिसेंट ने विक्टर को साफ साफ बता दिया कि उसी ने हार्लन को मारकर स्पैरोज के हवाले किया। एलिसेंट को विक्टर से कोई हमदर्दी नहीं रही। अब जब भी वो अपनी लाइफ में सेटल होने की कोशिश करती है तो विक्टर कोई ना कोई वर्ल्ड एंडिंग कांड करके टाइमलाइन चेंज कर देता है।
इस बार भी विक्टर की वजह से एलिसेंट ने अपनी बेटी खो दी। हार्लन का मैटर सॉल्व होने के बाद अम्ब्रेला अकेडमी और स्पैरोज ने साथ मिलकर गूगल ब्लिट्स को नंबर 7 के अंदर कैद कर लिया। गूगल ब्लिट्स को परेशानी में देखकर ग्रेस फुल ऑन खलीसी मोड में आ गई थी, बट 5 ने उसे डीएक्टिवेट कर दिया। फिर रेजिनाल्ड क्लॉस को अपने साथ इन सबसे कहीं दूर ले गया। रेजी बार बार क्लॉस को मार कर उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। क्लॉस की बस एक ही कमज़ोरी थी, फिर से जिंदा होने के बाद उसकी बॉडी थोड़ी ढीली पड़ जाती है। रेजिनल्ड के लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्लॉस का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। फिर रेजिनल्ड क्लॉस का डर मिटाने उसे सीधा कब्रिस्तान ले गया। याद है ना, क्लॉस को भूत दिखते थे। क्लॉस ने रेजिनल्ड से मोटिवेशन मिलते ही अपने इस डर पर भी काबू पा लिया। घर में सारे जीत की खुशी मना रहे थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लूथर ने स्लोन को प्रपोज कर दिया। स्लोन फ़ौरन मान गई। लाइला ने डिएगो को बताया कि वो सच में प्रेग्नेंट है। कोई भी आगे का डिसीजन लेने से पहले ये उसके फादर स्किल्स देखना चाहती थी, इसीलिए उसने स्टैन को पटाकर अपने साथ लाई थी। डिएगो इस टेस्ट में पास हो गया। 5 ने विक्टर को समझाया कि वैसे भी हार्लन को बचाने से कुछ नहीं बदलने वाला था, तो उसके लिए गिल्टी फील करके रोने से कोई फ़ायदा नहीं। जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो वो 5 से बात करने आ सकता है, लेकिन अगर उसने फिर से एक बार बिना किसी को बताए ऐसा कोई वर्ल्ड एंडिंग लेवल का डिसीजन लिया तो 5 खुद उसे मार देगा। पार्टी के दौरान नंबर 7 ओवरलोड होकर फूट गया और उसके अंदर से निकला गूगल ब्लिट्स फे के साथ साथ सारे घर को निकल गया। बाकी सारे किसी तरह बाल बाल बचकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि 1918 में रेजिनल्ड इस सीक्रेट पैसेज को ढूंढते हुए यहाँ चला आया। पैसेज या टनल के मिलते ही रेजिनल्ड ने उसके आसपास होटल बनवा दिया, होटल ऑब्सीडियन। होटल के बनते ही रेजिनल्ड ने कुछ सोल्जर्स को पैसेज के अंदर भेज दिया, जिनमें से एक भी सोल्जर जिंदा नहीं बचा। प्रेजेंट टाइम में बाकी सारे भी इसी होटल में रुके हुए थे। क्लॉस की ट्रेनिंग पूरे होते ही रेजिनल्ड भी उसे यहीं लेकर आया। बाहर उस गूगल ब्लिट्स ने धीरे धीरे सारी धरती तबाह कर दी, बस इस होटल को छोड़कर। सारे बैठे फ्यूचर की प्लानिंग में लगे हुए थे कि तभी लूथर और स्लोन ने आकर उन्हें अपनी शादी का बताया। बाढ़ में गई दुनिया और यूनिवर्स, ये दोनों तो पूरे जश्न से शादी करेंगे। बेन को छोड़कर बाकी सारे लूथर की बैचलर पार्टी के लिए इनवाइटेड थे। शादी की रात रेजिनल्ड और 5 ने ज़बरदस्त स्पीच देकर सबको इमोशनल कर दिया। लूथर के कहने पर विक्टर एलिसन से माफ़ी मांगने चला आया, बट ये इसे कभी नहीं माफ़ करने वाली। दारू के नशे में टल्ली होकर बेन फुल खुल गया और उसने क्लॉस के सामने सब कुछ खोल दिया। रात होते ही सारे लूथर और स्लोन को प्राइवेसी देकर अंदर चले गए। लूथर आज अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। दुनिया तो एक दिन तबाह होनी ही है, उसका छोड़ो। नशे में धुत 5 को वाइट बफेलो रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। इसने देखा कि रेजिनल्ड किसी के साथ मिलकर कोई डील कर रहा था, पर ज़रूरत से ज़्यादा पीने की वजह से 5 उसका चेहरा नहीं देख पाया और लिफ्ट में गिरकर बेहोश हो गया। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने लूथर के मून वाले मिशन को देखा। उस वक्त मून के सीक्रेट एरिया में रेजिनल्ड ने उसकी बीवी की लाश को रखा था। एबिगेल की लाश यहाँ एक क्रायोजेनिक ट्यूब में बंद थी, यानी रेजिनल्ड शुरू से ही कुछ पर्सनल मिशन पर लगा हुआ था। सुबह हो जाते ही 5 रेजिनल्ड के पार्टनर का चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था, बट ज़बरदस्त हैंगओवर की वजह से उसके मेमोरीज ब्लर हो गए। रेजिनल्ड ने सबको इकट्ठा करके उसे प्रोजेक्ट ओब्लिवियन के बारे में बताया। वाइट बफेलो रूम में बना हुआ पोर्टल इन्हें यूनिवर्स के दूसरे रीसेट बटन का रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस बटन का एक्सेस करने इनमें से 7 मेंबर्स को पोर्टल के उस पार जाकर 7 बेल्स बजाने होंगे। वही बेल्स जिनकी रक्षा होटल ओब्लिवियन के गार्ड्स कर रहे थे। रेजिनल्ड के हिसाब से जिसने भी यूनिवर्स बनाई थी उसी ने इमरजेंसी के लिए वो रीसेट बटन भी बनाया होगा। रीसेट बटन को दबाते ही सारे यूनिवर्स की टाइमलाइन फिर से रीसेट हो जाएगी। एलिसेंट, बेन, क्लॉस और लाइला रेजिनल्ड के साथ उस पोर्टल में जाने के लिए तैयार हो गए, बट नंबर 5, डिएगो, विक्टर, लूथर और स्लोन को इस मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रेजिनल्ड को इस मिशन को पूरा करने 7 लोग चाहिए थे, तब वैसे भी आधे लोगों को ले जाकर कोई फ़ायदा नहीं। अचानक से एलिसन विक्टर से माफ़ी मांगने चली गई। एलिसन के बिहेवियर में इतने चेंजेस देखकर विक्टर, लूथर और 5 को उस पर शक होने लगा। रेजिनल्ड जानता था कि फैमिली को साथ लाने के बस 2 ही तरीके थे, या तो शादी या फिर फ्यूनरल। इसका शादी वाला काम तो फेल हो गया, तो फिर इसने लूथर को मार कर उस फ्यूनरल वाला रास्ता चूज़ किया। रेजिनल्ड ने लूथर की मौत का इल्ज़ाम होटल ओब्लिवियन के गार्डियंस पर डाल दिया, ताकि बाद में सारे लूथर की मौत का बदला लेने टनल के उस पार चले जाएं। सरप्राइजिंगली रेजिनल्ड का यह प्लान काम कर गया। 5 को अचानक से याद आया कि पिछली रात रेजिनल्ड ने एलिस के साथ डील की थी, यानी कि इसकी जो भी प्लानिंग थी वो एलिसन उसमें शामिल है। धीरे धीरे गूगल ब्लिट्स इस होटल को भी निकलने लग गया। इनके पास अब पोर्टल के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सबके अंदर जाने के बाद पीछे बस रेजिनल्ड और क्लॉस बचे थे।
कि रेजिनल्ड ने क्लॉस को धक्का देकर टनल के बाहर निकाल दिया। क्लॉस के जरिए उसने सारी फैमिली तो इकट्ठा कर ली, लेकिन ये अब किसी काम का नहीं। क्लॉस को मिशन का हिस्सा बनाना यानी कि काम को और स्लो करना। गूगल ब्लिट्स के जाने से पहले क्लॉस ने बफेलो के सामने कूदकर अपनी जान दे दी ताकि समय रहते ही आफ्टर लाइफ में पहुंच सके। होटल ओब्लिवियन पहुंचते ही फाइव ने विक्टर को बताया कि एलिसन भी रेजिनल्ड के साथ मिली हुई है। आफ्टर लाइफ में लूथर ने क्लॉस को रेजिनल्ड की सच्चाई बता दी कि वो एक एलियन है और उसी ने अपने मिशन को पूरा करने लूथर का मर्डर कर दिया। लूथर को लगता है कि अगर क्लॉस चाहे तो वो अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल सकता था। स्लोन और उनकी फैमिली को क्लॉस की मदद की ज़रूरत है। उधर होटल ओब्लिवियन में रेजिनल्ड के कहने पर सारे इन 7 सिंबल्स को ढूंढने लग गए। ये सिंबल्स या 7 बेल्स इन इस यूनिवर्स के रीसेंट बटन तक पहुंचाएंगे। टीम के बढ़ते ही रेजिनल्ड ने चुपके से बेल बजाकर गार्डियंस को बुलवा लिया। गार्डियंस के साथ चली लड़ाई के दौरान फाइव और विक्टर ने एलिसन को विक्टर की टीम के बारे में बताया। पहले तो एलिसन ने इस बारे में साफ साफ इनकार कर दिया, बट बाद में इसने विक्टर के सामने कन्फेस किया कि हाँ, ये रेजिनल्ड के प्लान में शामिल है। बट लूथर और क्लॉस की मौत में इसका कोई हाथ नहीं। लूथर की बातों से इंस्पायर होकर क्लॉस आफ्टर लाइफ से इस डायमेंशन में चला आया। वापस आते ही क्लॉस ने सबको रेजिनल्ड की सच्चाई बताई कि इसी ने अपने मकसद के लिए लूथर और क्लॉस की जान ली थी। इन्होंने 3 में से 2 गार्डियंस को तो मार दिया था, बट एक अभी भी आज़ाद घूम रहा है। फाइव ने 7 में से 5 सिंबल्स ढूंढ लिए थे, लेकिन तभी उस गार्डियन ने इन पर हमला कर दिया। इसी हमले में 5 का एक हाथ टूट गया। इस हाथ आखिरी गार्डियन से लड़ने कुछ टाइम के लिए क्लॉस आफ्टर लाइफ से लूथर को भी ले आया, लेकिन वो उसे ज़्यादा देर तक इस रियलिटी में नहीं रख पाया। रेजिनल्ड के कहने पर एलिसेंट को छोड़कर बाकी 7 तो उन सिंबल्स पर खड़े हो गए और सिजल को एक्टिवेट करके गार्डियन को मार दिया। वो लोग धीरे धीरे 7 मेंबर्स की जान चूसने लग गए, या फिर कहो इनके अंदर मौजूद वो एनर्जी पार्टिकल चूसने लगा, वही पार्टिकल्स जिससे सबको सुपर पावर्स मिले थे। इस सिजल ने 7 की बॉडी को किसी मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया था। वो इंटर डायमेंशन मशीन इनके बॉडीज़ को फ्यूल की तरह यूज़ कर रही थी, यानी कि शुरू से ही ये सब रेजिनल्ड की प्लानिंग थी। पहले इसने पार्टिकल रिलीज करके सुपर ह्यूमन बच्चे पैदा किए और बाद में उन बच्चों को ट्रेन करने लगा ताकि ये लोग होटल ओब्लिवियन के गार्डियंस को हरा कर उसके इंटर डायमेंशन मशीन को चलते फिरते बैटरीज बन जाएं। अपनी फैमिली को तड़पता देख एलिसन समझ गई कि यूनिवर्स को रिसेट करने के चक्कर में रेजिनल्ड इन 7 की बलि चढ़ाने वाला है। रेजिनल्ड की बातों से लग रहा था कि ये मिशन उसके लिए थोड़ा पर्सनल है। अपने फैमिली को बचाने की खातिर एलिसन ने रेजिनल्ड को मार दिया। यहीं पर एलिसन ने एक बार बिना आई हार्डर रमर बोले अपनी पावर को यूज़ किया। कैसे क्या पता, एलिसन ऑलरेडी पहले भी ऐसे 1-2 बार कर चुकी थी। शायद हार्डन की बॉडी से निकले पार्टिकल्स ने एलिसन के पावर्स अपग्रेड कर दिए। रेजिनल्ड की एलियन स्कल को सारे हैरान रह गए। रेजिनल्ड को मारने के बाद एलिसन ने रीसेट बटन दबाकर एक और नई टाइमलाइन बनाई। इस नई टाइमलाइन में क्लेयर और रे दोनों जिंदा थे। शायद रीसेट होने की खुशी में यूनिवर्स ने एलिसन को डबल गिफ्ट दे दिया। 1960s वाला पार्टनर भी मिल गया और अपनी प्रेजेंट टाइम वाली बेटी भी मिल गई। क्या पता शायद इसने ये टाइमलाइन रे क्लेयर का फादर हो। वेल, देखने में तो सब कुछ टू गुड टू बी ट्रू लग रहा था। इतना ही नहीं, इस टाइमलाइन में लूथर भी जिंदा था, वो भी फुल ऑन ह्यूमन फॉर्म में। 5 का हाथ वापस आ गया, डिएगो की उंगलियां वापस आ गईं। जल्दी सबको रियलाइज़ हुआ कि इस टाइमलाइन में स्लोन का कोई पता नहीं था और उनके सुपर पावर्स कहाँ काम नहीं कर रहे। शायद उस मशीन ने इनके अंदर के सारे मैजिक पार्टिकल्स चूस लिए, यानी कि वो भी अब बाकियों की तरह नॉर्मल ह्यूमंस थे। एलिसेंट अकेली ऐसी थी जो सीजल के बाहर खड़ी थी, तो मे भी इस यूनिवर्स में भी उसके पास पावर्स होंगे और उसके तो कपड़े भी चेंज नहीं हुए। इस नई रियलिटी में रेजिनल्ड हारग्रीव्स अंबानी प्रोमैक्स बन गया था। जहाँ देखो उसी की कंपनी बनी थी, उसी की कंपनीज बनी थी। रेजिनल्ड एक बड़े से टावर पर खड़े अपने बीवी एबिगेल के साथ शहर को देख रहा था। सरप्राइजिंगली एबिगेल ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे कि चांद पर रखे उसकी डेड बॉडी ने। कहा था ना, रेजिनल्ड ये सब पर्सनल रीजंस के लिए कर रहा है। सीजन 1 में हमने देखा था कि अपनी बीवी को खोने के बाद रेजिनल्ड अपने प्लेनेट से अर्थ पर चला आया। शायद उसे भनक लग गई होगी कि अर्थ पर एक सीक्रेट पोर्टल बना है जिसकी मदद से यूनिवर्स को रीसेट करके वो मन चाहे टाइमलाइन बना सकता है। अब ये यूनिवर्स और यूनिवर्स का बैक एंड एक्सेस देने वाली मशीन किसने बनाई ये नहीं पता, लेकिन रेजिनल्ड को किसी तरह से इस मशीन के बारे में पता चल गया। मैं भी यूनिवर्स को रीसेट करने वाले के सारे विशेष पूरे करते होंगे। इसलिए रीसेट बटन दबाने के बाद एलिसन को सब कुछ इकट्ठा एक साथ मिल गया। रेजिनल्ड ने भी मशीन को चालू करने में ऑलमोस्ट 99% का काम किया था।
तो शायद लगे हाथ उसके भी विशेष भी पूरे हो गए। बट अगेन ये सब थ्योरीज हैं, असली कहानी तो अगले सीज़न में पता चलेगी।